हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 19 फरवरी को जो आप लोग का फाइनल एग्जाम होगा ना, उसी के लिए हम लोग 50 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये 50 वायरल ऑब्जर्व ऐसे प्रश्न है जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 19 फरवरी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। यानी कि ये सभी प्रश्न 100% लड़ने की काफ़ी संभावना है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप लोग को लास्ट में कमेंट करके बताना है कि ये 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। तो फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ऑप्शन ए में आपका जो कृषि क्षेत्र, या फिर विज्ञान क्षेत्र, या फिर शिक्षा क्षेत्र, या फिर सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों, आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है ना, सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार, या फिर उड़ीसा, या फिर कर्नाटक, या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, बीमारू राज्य के कौन कौन होता है? बिहार होता है, मध्य प्रदेश होता है, राजस्थान होता है और आपका उड़ीसा होता है। ये चारों क्या होता है? बीमारू राज्य होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन से रहा है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। दोस्तों, कर्नाटक जो है ना, बीमारू राज्य नहीं है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी गैर सरकारी सेवा है। बहुत इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका सैन्य सेवा, या फिर वित्त सेवा, या फिर मॉल सेवा, या फिर रेल सेवा। यानी कि कहने का अर्थ है कि कौन जो है ना प्राइवेट सरकार, गैर सरकारी कहने का होता है कि कौन प्राइवेट सर्विस है। तो दोस्तों, ये मॉल सेवा जो होता है ना, प्राइवेट सेवा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बिहार संपन्न है। ऑप्शन ए में आपको उद्योग पर, या फिर पशुपालन पर, या फिर खनिज पर, या फिर कृषि पर। तो दोस्तों, बिहार जो है ना कृषि पर आधारित है, क्योंकि बिहार के लगभग 80% आबादी जो है ना कृषि पर, मतलब कृषि पर लगे हुए रहता है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1934 में, या फिर 1935 में, या फिर 1948 में, या फिर 1951 में। तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई, ठीक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुआ था ना 1935 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो दोस्तों, भारत में जो है ना कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है, ठीक है। और दोस्तों, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो दोस्तों, आरबीआई, जिसे हम लोग कहेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो है ना भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि यहाँ पे रिजर्व बैंक कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे ऐसे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके 19 फरवरी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन ए में आपका दिया 1966 में, या फिर 1980 में, या फिर 1969 में, या फिर 1975 में। तो दोस्तों, व्यावसायिक बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ना 1969 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत की वित्तीय राजधानी, जिसको हम लोग कहें क्या कहेंगे, फाइनेंशियल कैपिटल, किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए में आपको दो मुंबई को, या फिर दिल्ली को, या फिर पटना को, या फिर बंगलौर को। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं कि भारत का जो वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल जो है ना मुंबई शहर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए में आपका जो कृषक महाजन, या फिर प्राथमिक कृषक समिति, या फिर भूमि विकास बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली जो संस्था है ना भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन ए में आपका सुनामी, या फिर बाढ़, या फिर आतंकवाद, या फिर भूकंप। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं जो प्रकृति के द्वारा जो घटित आपदा होता है उसको हम लोग प्राकृतिक आपदा कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन से कराए कि प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है, यानी कि कौन जो है ना मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों, आतंकवाद एक प्रकार का जो है ना प्राकृतिक आपदा नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से एक इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? ऑप्शन ए में आपका जो सांप्रदायिक दंगे या फिर आतंकवाद या फिर महामारी या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों आप सबको पता होगा मानव जनित आपदा जो मानव के भूल से जो आपदा घटित होता है उसको हम लोग मानव जनित आपदा कहेंगे, जैसे कि सांप्रदायिक दंगे हो गया, आतंकवाद हो गया, महामारी, ये सभी जो है ना मानव के कारण मतलब मानव के भूल से ये सभी आपदा घटित होता है, इसीलिए ये मानव जनित आपदा के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के जो 19 फरवरी के दिन एग्जाम होगा ना, सभी प्रश्न आपका वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण देखने के बाद आप लोग लास्ट में कमेंट करके भी बताना है कि ये 50% में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न और का सही और सटीक आंसर याद था। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए में आपका जो राजस्थान में या फिर बिहार में या फिर उत्तराखंड में या फिर मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है ना राजस्थान राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए में आपको पटना नगर या फिर गया नगर या फिर भागलपुर या फिर दरभंगा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है ना, सबसे बड़ा टाउन कौन है? पटना टाउन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 1 नवंबर 2000 में या फिर 9 नवंबर 2000 में या फिर 15 नवंबर 2000 में या फिर 15 नवंबर 2001 में। तो दोस्तों झारखंड राज्य का जो गठन हुआ था ना कब किया गया था? तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए में आपका नेपाल की, भूटान की, फिर बांग्लादेश की या फिर चीन की। तो दोस्तों आप सबको पता होगा नेपाल की सीमा जो है ना बिहार से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए में आपका तो समुद्र में भूकंप का आना या फिर स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना या फिर द्वीप पर भूकंप का आना और ऑप्शन डी में आपका जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सुनामी का जो प्रमुख और मेन और मुख्य कारण होता है ना समुद्र में भूकंप का आना होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो 50 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है, एक एक प्रश्न जो है ना 10 बार से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, इसीलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ना कहां पे, वही आप सबको बतलाना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ जेनेवा में या फिर पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन में। तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ना जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? ऑप्शन ए में आपका निजीकरण या फिर वैश्वीकरण और ऑप्शन सी में आपका तो राष्ट्रीयकरण या फिर उदारीकरण। तो दोस्तों नई आर्थिक नीति का अंग जो है ना निजीकरण है, वैश्वीकरण है और उदारीकरण है, ये तीनों जो है ना नई आर्थिक नीति का अंग है, लेकिन ये राष्ट्रीयकरण जो है ना नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में आपको तो कृषि उत्पादन या फिर सोने के आभूषण या फिर इलेक्ट्रिकल सामान या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ये हॉलमार्क जो होता है ना, ये हॉलमार्क जो होता है सोने के आभूषण की शुद्धता को जानने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदक शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन ए में आपको तो 50 रुपये या फिर 70 रुपये या फिर 10 रुपये या फिर इनमें से कोई शुल्क नहीं। तो दोस्तों उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत करने का जो शुल्क लगता है ना, यहाँ ना तो 50 लगता है, ना तो 70 लगता है, ना तो 10 लगता है, यानी कि इनमें से कोई भी रुपया नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें कोई शुल्क नहीं लगता है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है।
है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना 19 फरवरी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद करते हुए जाना है। देखिएगा क्वेश्चन से कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका 17 मार्च को, या फिर 15 मार्च को, या फिर 19 अप्रैल को, या फिर 22 अप्रैल को। तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि सवर्ण, यहाँ पे क्वेश्चन से करा है कि सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ISI मार्क, या फिर हॉलमार्क, या फिर एग मार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए जो है ना हॉलमार्क का होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किसका होना, कौन सा चिन्ह का होना आवश्यक होना चाहिए, हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 1986 में, या फिर 1980 में, या फिर 1987 में, या फिर 1988 में। तो दोस्तों भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी ना 1900 कितना में हुआ था, 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सोने के आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक होता है, तो वही हॉलमार्क का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कृषि उत्पादकों के मानवीकरण के किस लिए मानक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस मानक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ISI मार्क, या फिर एग मार्क, या फिर BSI, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए जो है ना एग मार्क का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 25वां प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन ए में आपका जल की अधिकता, या फिर नदी की ताल में अवसाद का जमाव, या फिर वर्षा की अधिकता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों नदियों में जो बाढ़ आने का जो प्रमुख और मेन कारण होता है ना वर्षा की अधिकता होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब वर्षा ज्यादा होगा ना तभी जल ज्यादा होगा, जब जल ज्यादा होगा तो बाढ़ आएगा ही आएगा, ये निश्चित है। इसलिए नदियों में जो बाढ़ आने का जो प्रमुख और मेन कारण होता है ना वर्षा की अधिकता होता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या कर रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ऑप्शन ए में आपको तो पूर्वी बिहार, या फिर दक्षिणी बिहार, या फिर आपका पश्चिमी बिहार, या फिर उत्तरी बिहार। तो दोस्तों बिहार का जो है ना उत्तरी बिहार क्षेत्र जैसे कि किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, ये सब क्या है कि ये सब बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि इसमें जो है ना प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन से रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका गंगा, या फिर गंडक, या फिर कोसी, या फिर पुनपुन। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कोसी नदी को जो है ना बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूखा यानी कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। ऑप्शन ए में आपको प्राकृतिक आपदा, या फिर मानवीय आपदा, या फिर सामान्य आपदा, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं सूखा यानी कि सुखाड़ जो होता है ना ये प्रकृति के द्वारा घटित आपदा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शन ए में आपको 50%, या फिर 25%, या फिर 30%, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है ना 50% सीटें आरक्षित है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन ए में आपका 16 वर्ष, या फिर 17 वर्ष, या फिर 18 वर्ष, या फिर 19 वर्ष। तो दोस्तों भारत में मतदाता होने की जो मिनिमम एज होता है ना 18 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना बिना स्किप किए तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में यानी कि 19 फरवरी के एग्जाम में आपसे सोशल साइंस में एक भी प्रश्न नहीं
नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को सिलेक्ट किए जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार, या फिर संवैधानिक उपचार का अधिकार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल 19 में जो है ना सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए में आपको प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, या फिर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि काफी बार पूछा गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में आपका दिया अरस्तु का, या फिर अब्राहम लिंकन का, या फिर रूसो का, या फिर ग्रीन का। तो दोस्तों लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन जो है ना अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कराए कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में आपका लिखित संविधान, या फिर शक्तियों का विभाजन, या फिर इकहरी शासन व्यवस्था, और ऑप्शन डी में आपका दिया सर्वोच्च न्यायपालिका। दोस्तों आप सबको बता देते हैं संघ राज्य की जो विशेषता नहीं है ना इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपको अमेरिका, या फिर चीन, या फिर ब्रिटेन, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं संघ सरकार यानी कि राज्य का जो उदाहरण है ना अमेरिका है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में आपको पेड़ काटने के विरोध से, या फिर आर्थिक शोषण की मुक्ति से, या फिर शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, या फिर कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो दोस्तों ये जो चिपको आंदोलन है ना ये चिपको आंदोलन का जो संबंध है पेड़ काटने के विरोध से है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि चिपको आंदोलन का जनक कौन है, यानी कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को जो है ना चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ऑप्शन ए में आपको तो पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश में, या फिर ब्रिटेन में। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं अपना देश भारत में जो है ना बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एक दलीय व्यवस्था, या फिर द्विदलीय व्यवस्था में, या फिर बहुदलीय व्यवस्था में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो है ना बहुदलीय व्यवस्था में होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए में आपका सांसदों और विधायकों पर, या फिर राष्ट्रपति पर, या फिर उपराष्ट्रपति पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया उपयुक्त में से सभी पर। तो दोस्तों जो दल बदल कानून होता है ना ये सांसदों और विधायक यानी कि दोनों पर लागू होता है। कहने का अर्थ है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया राष्ट्रपति सचिवालय के द्वारा, या फिर प्रधानमंत्री सचिवालय के द्वारा, या फिर निर्वाचन आयोग द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है संसद द्वारा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्राप्त करने के लिए जो है ना किसका होना आवश्यक होता है? निर्वाचन आयोग का होना आवश्यक होता है, यानी किसके द्वारा जो है ना राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 50 वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके 19 फरवरी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए में आपको तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर लोक जनशक्ति पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कि यहाँ पे जो राष्ट्रीय दल नहीं है ना कौन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राष्ट्रीय दल नहीं होगा ना लोक जनशक्ति पार्टी नहीं होगा राष्ट्रीय दल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है क्या होती है, मजबूत होती है या फिर ढीली होती है या फिर अति मजबूत होती है या फिर कठोर होती है। तो दोस्तों गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर जो है ना ढीली होती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 3 और ऑप्शन डी में आपका दिया 4। तो दोस्तों वैश्वीकरण के मुख्य जो है ना 4 अंग है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है फोर्ड मोटर्स या फिर कोका कोला या फिर नोकिया और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होगा ना फोर्ड मोटर्स भी हो जाएगा, कोका कोला भी हो जाएगा और इनके साथ साथ नोकिया भी हो जाएगा। ये सभी जो है ना बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना कौन है। ऑप्शन ए में आपको विश्व बैंक या फिर IMF या फिर UNO या फिर WTO। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो निर्धारित करने वाली जो संस्था है ना WTO है जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ना यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए में आपका दिया सार्वजनिक टेलीफोन या फिर मोबाइल या फिर वॉकी टॉकी और ऑप्शन डी में आपका दिया रेडियो। तो दोस्तों संचार का जो सबसे लोकप्रिय साधन है ना मोबाइल फोन है यानी कि स्मार्टफोन है वर्तमान में। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम लोग कहेंगे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन ए में आपका दूर संचार के लिए या फिर मौसम विभाग के लिए या फिर संसाधनों की खोज के लिए और ऑप्शन डी में आपका दिया दूरदर्शन के लिए। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह जिसको हम लोग रिमोट सेंसिंग उपग्रह का जो प्रयोग होता है ना किसके लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 48वें प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है स्थल पर या फिर समुद्र पर या फिर आसमान पर और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सुनामी जो है ना किस में आता है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं ये सुनामी जो आता है ना किस में आता है, समुद्र में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका जो ऊंची भूमि वाले स्थान पर या फिर गांव के बाहर या फिर जहां है उसी स्थान पर रहना चाहिए या फिर खेतों में। तो दोस्तों बाढ़ के समय जो है ना ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। ऑप्शन ए में आपका दूरबीन का या फिर इंफ्रारेड कैमरा का या फिर हेलीकॉप्टर का या फिर टेलीस्कोप का। तो दोस्तों मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए जो है ना इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली जो है ना काफी महत्वपूर्ण है 50 से वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि उसी 19 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये 50% में से पहले से आप लोगों को कितना परसेंट का सही और सटीक आंसर याद था इसका जवाब जो है ना आप लोग हमें कमेंट करके इसी वीडियो में फटाफट से बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
और इनके साथ साथ जो है ना इस SW क्वेश्चंस का भी आंसर जो है ना आप सबको इसी वीडियो में कमेंट करके बताना है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए या फिर गर्म पानी डालना चाहिए या फिर अस्पताल पहुंचाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सब जो है ना फटाफट से 50 क्वेश्चन के साथ साथ कितना क्वेश्चन का सही आंसर याद था इसके साथ साथ आप लोग बताना होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप, ताकि सभी जो है ना स्टूडेंट अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।